हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 15 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछे होते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या था। द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ऑस्कर्स वन बाय अ सिंगल फिल्म इज हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हाल ही में आप सभी को पता है ऑस्कर अवार्ड्स 95th अकेडमी अवार्ड्स दिए गए, जिसमें ऑस्कर अवार्ड्स जिनको बोला जाता है। तो हमारे देश की दो कैटेगरीज हमारे देश ने यहाँ पे इसमें जीत हासिल करी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आज तक, जब से 1929 से जब से इन अवार्ड्स को शुरू किया गया है, तब से लेके आज तक ऐसी कौन सी मूवी है, किस इनमें से वो कौन है जिसके द्वारा अभी तक सबसे ज्यादा कैटेगरीज में एक साथ अवार्ड जीते गए हैं। तो 2004 में एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी है जिसके द्वारा 2004 में 14 कैटेगरी में अवार्ड जीते गए थे। और सबसे ज्यादा कैटेगरी में जीते जाने वाले अवार्ड है ही किसके द्वारा, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के द्वारा। ठीक है, अभी तक का रिकॉर्ड इनका कायम रहा है। उसके आगे अगला क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वन द बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर इन ऑस्कर 2023। सेम यही क्वेश्चन कल मैंने कम्युनिटी में भी डाला हुआ था, तो वहां पे मैंने ये पाया कि अधिकतर यानी कि ऑलमोस्ट हर किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, क्योंकि चर्चाओं में आरआरआर मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग है। तो इस वजह से अधिकतर लोगों को लगा कि म्यूजिक में इसका आंसर नाटू नाटू ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूजिक में दो कैटेगरीज होती है, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग किसको दिया गया 2023 में ऑस्कर्स के, तब आप लोग बोलेंगे कि नाटू नाटू को दिया गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर किसको दिया गया। तो ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड जाता है किसको, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया जाता है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरिजिनल स्कोर और ओरिजिनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस है। ओरिजिनल स्कोर्स भी म्यूजिक होते हैं, लेकिन ये वह म्यूजिक होते हैं, जैसे किसी मूवी में कोई म्यूजिक है और वह म्यूजिक जो भी थीम उस करंट सिचुएशन में चल रही होगी, उस थीम को अकंपनी करेगा जो सॉन्ग, वो होता है आपका ओरिजिनल स्कोर। यानी कि उस सॉन्ग के माध्यम से उस पूरी की पूरी सिचुएशन को ही आपको आगे ड्राइव किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। वहां पे मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हुआ या किसी को दुख हो रहा है, तो जो जो उसकी घर मतलब वहां पे जो जो उसमें इंसिडेंट हुए रहेंगे वो सारे के सारे उस सॉन्ग में दिखाए जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट, जो सीन वहां पे चल रहा है मूवी में, वो पहले ही आप इमेजिन किया जा चुका था और उस इमेजिनेशन के आधार पे एक सॉन्ग बनाया गया जो कि वहां पे डाला गया था। लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग वाली जो कैटेगरी होती है उसका मूवी के मतलब मूवी को अकंपनी नहीं करता है। जैसे नाटू नाटू था, तो उस सॉन्ग में जो डांस चल रहा था, जो सॉन्ग था, वो मूवी की स्टोरी को नहीं बता रहा था, बल्कि वो बेसिकली एक पार्टी सॉन्ग था। तो इस तरीके से ओरिजिनल सॉन्ग होता है, लेकिन जो स्कोर होता है वो बेसिकली मूवी की स्टोरी को ही आगे बढ़ा रहा होता है। उन सब कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के ही वो सॉन्ग बनाया गया होता है। तो ये डिफरेंस बेसिकली स्कोर और ओरिजिनल सॉन्ग में होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल स्कोर किसको दिया गया है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेज से। तो आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि हम सारे लोग कहीं ना कहीं कंज्यूमर होते हैं, उपभोग करते हैं, उपभोक्ता हम लोग होते हैं। तो हमारे लिए 15 मार्च का दिन होता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा है, कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि जो भी उपभोक्ता होता है उसके अधिकारों का दिन, इसको बोलते हैं कंज्यूमर राइट्स डे। तो क्या किया जाता होगा इस दिन, हम लोग इस दिन ये कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। जो कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं, उनके जो बेनिफिट्स होते हैं, उनके लिए जितनी पॉलिसीज होती है, उन सब के बारे में उनको पता हो, कोई भी इनजस्टिस उनके खिलाफ ना कर पाए, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है। उस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। हर साल 15 मार्च को किया जाता है। 15 मार्च 2023 को जो कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया, उसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम रही इस बार एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशंस, ये 2023 की इस बार की थीम रही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डे से। आज ये इंपॉर्टेंट डे था। अब हम शुरू करते हैं अपने न्यूज को। जितने भी सेक्शंस हमारे होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट्स, जहां से जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का ट्राई किया है। और इसके अलावा जो कुछ न्यूज रहती है जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पूछ सकते हैं क्या होता है एग्जाम में, तो आपको उसको ड्राफ्ट के माध्यम से पढ़ना होगा, जो आप हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जाकर के पा सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में डेली, वीकली, मंथली तीनों फॉर्मेट्स में आपको उपलब्ध हो जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सेक्शन से न्यूज बनी है, राष्ट्रीय सेक्शन से न्यूज बनी है, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च्ड ATL सारथी। अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन। तो इस अटल इनोवेशन मिशन ने ATL सारथी को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब ATL सारथी क्या है? यह भी बेसिकली एक प्रोग्राम ही है, लेकिन ATL ऑलरेडी चल रहा है। ATL क्या है? ATL है आपका अटल टिंकरिंग लैब्स या लेबोरेटरीज, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज। अटल इनोवेशन मिशन जो इनिशिएटिव है नीति आयोग का, उसके माध्यम से हर स्कूल में या विभिन्न स्कूलों में ये लोग क्या करते हैं, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को ओपन करते हैं, ताकि वहां पे जो स्टूडेंट्स, जो बेसिकली यंग माइंड्स हैं, जो युवा बच्चे हैं, उन सबको क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ाया जा सके, उनकी तरफ, उनके अंदर क्रिएटिविटी की स्किल आए, सोच सकें, समझ सकें, नई नई चीजों को कैसे इनोवेट करना है, कैसे क्रिएटिविटी लेके आनी है, इन सब चीजों के प्रति उनको जागरूक करने के लिए, उनकी मानसिकता के लेवल को ब्रॉड करने के उद्देश्य के साथ डिफरेंट या बहुत सारे वेरियस स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को ओपन किया जाता है। तो अब उसी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक और प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, ATL सारथी, जो कि सेम नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ही किया गया है। आई होप आपको यह पूरी बात समझ में आई होगी। ATL ऑलरेडी पूरे स्कूल्स में हमारे भारत में चल रहे हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स। हर स्कूल में नहीं, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर स्कूल्स में ये अभी तक है। अभी तक लगभग 10,000 स्कूल्स में इसको ओपन किया जा चुका है, AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब्स को। ठीक है, मेन मकसद क्या? बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग लेके आना। इन अटल टिंकरिंग लैब्स का उद्देश्य होता है क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी लेके आना, इमेजिनेशन की पावर उनके अंदर बढ़े उस चीज के लिए। ठीक है, थिंकिंग माइंडसेट उनका डिजाइन हो, बड़े कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए, फिजिकल कंप्यूटिंग वो लोग इजीली कर सकें, इन सब चीजों के लिए ये अटल टिंकरिंग लैब्स को ओपन किया जाता है। इसको ही और मजबूत करने के लिए अटल सारथी, इस प्रोग्राम को भी हाल ही में AIM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, अटल इनोवेशन मिशन। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है? नाम से मालूम चल रहा है, अटल इनोवेशन मतलब किसी चीज को इनोवेट करना। हम ये चाहते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी आए, इनोवेशन की भावना आए, इनोवेशन का टैलेंट उनके अंदर आए। तो इस उद्देश्य को लेते हुए सन 2016 में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना करी थी। अटल इनोवेशन मिशन एक इनिशिएटिव वहां पर चलाया था, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में। किसने? नीति आयोग ने किया था। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक सक्सीडिंग बॉडी है जिसको प्रीसीड किया गया था, यानी कि किस बॉडी के स्थान पे नीति आयोग आया था? पंचवर्षीय योजनाएं पहले चलती थी तो प्लानिंग कमीशन, उसके स्थान पे कौन आया? नीति आयोग आया। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को कर दिया था। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बेसिकली नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट को पॉलिसी के बारे में बताता है कि कौन सी पॉलिसी किस तरीके से लेके आनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी पॉलिसी मदद करेगी। तो ये सब बेसिकली थिंक टैंक है, जो भी सोचने विचारने का काम होता है तो नीति आयोग करता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अटल इनोवेशन मिशन को 2016 में लॉन्च किया था, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे भारत का मैप आ गया। आगे सेक्शन जो स्टेट्स और इंटरनेशनल होते हैं वहां से वो इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं बनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखते हैं क्या न्यूज इंपॉर्टेंट आपके लिए बनी है। मेथनॉल फ्यूल्ड बसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय नितिन गडकरी। हम चाहते हैं कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, हम लोग जितना हो सके कार्बन एमिशन जो CO2 होता है उसको उत्सर्जन जितना उसको कम करें, और जो डीजल पेट्रोल है इसका उपयोग कम से कम करें, इस पर डिपेंड हम लोग कम हो जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया मेथनॉल फ्यूल्ड बसेस। ऐसी बसेस जो मेथनॉल के माध्यम से चलेंगी, इसमें इंजन किसके माध्यम से होगा? चलेगा, मेथनॉल के माध्यम से चलेगा। तो ऐसी बसेस को इनके द्वारा भी लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे? कर्नाटका।
यानी कि बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इनको अभी चलाया जाएगा वर्तमान में। इट कम्स अंडर द क्लीन एनर्जी मिशन, यानी कि हम चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी का यूज करें, तो उस मिशन के तहत ही इसको लॉन्च किया गया 12 मार्च को। ठीक है, तो यही सारा का सारा है। यहाँ पे जो मेथनॉल फ्यूल है, मेथनॉल फ्यूल कौन प्रोवाइड करेगा? इंडियन ऑयल प्रोवाइड करेगी। और मेथनॉल इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू रिप्लेस डीजल, पेट्रोल एंड गैसोलीन। डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन इन सबको रिप्लेस करने के लिए मेथोलिन क्या है एक, सॉरी मेथनॉल क्या है आपका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं डिफेंस यानी कि रक्षा से। रक्षा से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है? इंडिया और सिंगापुर की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसको बोलते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये अभी हाल ही में कंक्लूड हुई, खत्म हुई कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बनी बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये किस किस के बीच होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जोधपुर में भी हाल ही में कंक्लूड हुई। ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय, जिसमें एक इंडिया और एक कौन? सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में आता है सिंगापुर, जो कि एक पोर्ट सिटी कहलाती है। इस एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी के द्वारा होस्ट किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी के 42nd बटालियन के सोल्जर्स ने यहाँ पे भाग लिया था। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इज कंडक्टेड अंडर द एम्बिट ऑफ द बाइलेटरल अरेंजमेंट फॉर द जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस बिटवीन द सिंगापुर आर्मी एंड द इंडियन आर्मी। कोई उतनी इंपॉर्टेंट टाइम नहीं लिखी है। देखिए, सबसे पहले कब कंडक्ट किया गया था इसको? 2005 में किया गया था, और अभी क्या चल रहा है? 2023। 6 मार्च से लेके 13 मार्च तक इसको जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया में इसको कंडक्ट किया गया था। बात किसकी चल रही थी? सिंगापुर की चल रही थी। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है, जो कि बेसिकली एक पोर्ट सिटी है, बिल्कुल छोटी सी। मतलब आपको मैं दिखाई देता हूँ एक बार, चलो मैंने मैप तो यहाँ पे लिया होगा, 1 मिनट मैप पे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे है। ये आपका मैप रहा। देखिए मैप में आपको कहाँ पे दिखेगा? सिंगापुर। ये हमारा भारत, जहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट खत्म होता है, वहां से साउथ ईस्ट एशिया शुरू होता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। अब जब आप मलेशिया में आओगे तो यहाँ बिल्कुल टिप पर दिखेगा आपको क्या? सिंगापुर। तो ये है सिंगापुर। जितना भी व्यापार, ट्रेड इस समुद्र के रास्ते होगा, वो सारा का सारा यहाँ से होते हुए जाएगा, और जैसे यहाँ से होकर निकलता है तो यहाँ पे ही है सिंगापुर। भारी टैक्स वसूलता है, और हर वह देश जो बिल्कुल तट पे या ऐसे पॉइंट पे स्थित होगा तो वो हमेशा डेवलप रहेगा। इसलिए सिंगापुर छोटा सा देश है, यहाँ से व्यापार आने जाने वाले देश जो करते हैं उनसे टैक्स वसूलता है, काफी अपना डेवलपमेंट ही कर चुका है। बहुत छोटी सी कंट्री है सिंगापुर। पोर्ट सिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स खराब होते हैं वो सारे के सारे यहीं पे आते हैं सही होने के लिए। ठीक है, मलेशिया के बिल्कुल टिप पर है सिंगापुर। चलो आगे बढ़ते हैं, यही था यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब हम देखते हैं आगे और कौन सी न्यूज बनी आपके लिए। कहाँ पहुंचे थे हम? डिफेंस यहाँ पे हो चुका था। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे? अपॉइंटमेंट में, यानी कि अब हमारी क्या चलेंगी? अपॉइंटमेंट्स। देखिए अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। एनएमडीसी यानी कि जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो खनिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है हमारी, तो वहां पे अपॉइंटमेंट हुई। जो उसके डायरेक्टर थे अमिताभ मुखर्जी, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया, चेयरमैन कम मैनेजमेंट डायरेक्टर यानी कि सीएमडी। एडिशनल सीएमडी अभी बने हैं हाल ही में, एडिशनल एडीडी। ठीक है, कौन? अमिताभ मुखर्जी। किसके? एनएमडीसी के, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स है। जितने भी लोग एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, आईएएफ, जब आप लोग एफकेट एग्जाम निकालेंगे, आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? हैदराबाद। हैदराबाद के डुंडीगल में होती है। आर्मी वालों की जो आईएमए निकालेंगे उनकी कहाँ पे होगी? आपकी आईएमए में होती है, जो कि देहरादून में है। ठीक है, और नेवी आईएनए जिसको, जो कि अजयमाला में है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए आपके लिए। तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ, इनको एमडी बनाया गया है। अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ तबलेश पांडे एंड एम जगन्नाथ एज एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। तबलेश पांडे विल टेक चार्ज स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2023 और एम जगन्नाथ विल अज्यूम ऑफिस विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 मार्च 2023। 13 मार्च से एम जगन्नाथ संभाल लेंगे एमडी का पद, और 1 अप्रैल से संभालेंगे कौन? तबलेश पांडे। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। द फेडरल डिपॉजिट, देखिए एक बैंक जो कि काफी चर्चाओं में है, एसवीबी, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली बैंक, इसके डूबने की वजह से काफी चर्चाओं में थी। तो द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेम्ड फॉर्मर Fannie Mae head Tim Mayopoulos as the Chief Executive Officer of Silicon Valley Bank। SVB के क्या बना दिए गए यहाँ पे? CEO बना दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अ सब्सिडरी ऑफ द डिफंक्ट
SVB फाइनेंशियल ग्रुप। SVB जो कि अब डिफंक्शन हो चुका है, इसका इस फाइनेंशियल ग्रुप का एक बैंक है एक तरीके से, SVB सिलिकॉन वैली बैंक। तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, जो बैंकिंग वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, बाकी लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से क्या न्यूज़ बनी है, हर महीने ICC अपने प्लेयर ऑफ द मंथ चूज करता है, सिलेक्ट करता है, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहे होंगे, आप लोग पहचान कर होंगे कौन कौन है इस बार के। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर, इनको बनाया गया फरवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन कैटेगरी में। और जो हैरी ब्रूक हैं, जो कि आपके इंग्लैंड के हैं, जो आपको वहां पे साइड में दिख रहे होंगे, इनको बनाया गया है क्या, प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी फॉर मेंस के लिए। ठीक है, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ वो बने हैं, और ये बनी है। इतनी सी न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से दूसरी न्यूज बनी है, इंडिया टू होस्ट IBA's वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। भारत के न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली है क्या, होस्ट होगी क्या, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको यहाँ पे कंडक्ट कराएगा। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसको कराया जाएगा। ठीक है, और इस बार 13th एडिशन है इसका टूर्नामेंट का, और थर्ड टाइम यहाँ पे हो रहा है। कहाँ पे, हमारे भारत में हो रहा है। इससे पहले 2006 में, उसके बाद 2018 में, और अब 2023 में हमारे देश में हो रहा है यह। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके लवलीना बोरगोहेन और जो अभी निखत जरीन आए थे, ये तो भी यहाँ पे भाग लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पे होगा, इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स में, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये आपके BFI के बारे में है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारे भारत की जो बॉक्सिंग को जो भी कंट्रोल करती है, जितना कुछ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, अजय सिंह है। इसके हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना ही कुछ था आज के इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डेटा कैप्चर्ड बाय इसरो, डैश डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैव द हाईएस्ट लैंडस्लाइड डेंसिटी एंड लैंडस्लाइड रिस्क एक्सपोजर इन द कंट्री। इसरो की एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार उत्तराखंड के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो सबसे ज्यादा जिनमें लैंडस्लाइड का रिस्क यहाँ पे देखा गया है। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको बताना है। पिथौरागढ़, US नगर, रुद्रप्रयाग या फिर देहरादून तो है, उनमें से एक इन ऑप्शन में मौजूद है, आपको बताना है कौन सा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वन द बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला है ये आपको बताना है। नाटू नाटू, होल्ड माय हैंड, अप्लॉज, दिस इज अ लाइफ, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इतना कुछ था आपके लिए। बाकी क्या काम करना आपको पता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, YT चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, तो ये रखते हैं आज के वीडियो में। अब हम आपसे मिलेंगे कल, यानी कि 16 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगता होगा, तो आप लोग अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्ट। थैंक यू ऑल।